स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, और जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ गया ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स का बेसिकली मतलब है उन केमिकल से जो बॉडी के अंदर जाएं तो कुछ रिस्पॉन्स हो, और अगर ये जो रिस्पॉन्स है ये किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाए तो इन्हीं ड्रग्स को हम मेडिसिन्स भी कह देते हैं। और जितनी भी ये मेडिसिन्स होती हैं या ड्रग्स होती हैं, इनकी जो डोज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनकी डोज जो है वो अगर रेकमेंडेड जो होती है, यानी डॉक्टर जो रेकमेंड करता है उससे ज़्यादा यूज़ की जाए तो ये मेडिसिन्स पॉइजन का काम भी करती हैं। और साथ में यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये जो केमिकल्स का यूज़ है जो ट्रीटमेंट में यूज़ हो तो उसको हम केमियोथेरेपी भी कह देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। देखिए, सबसे पहले आ गया ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मासेस। तो ड्रग्स क्या होती हैं? इनका मोलिकुलर मास कम होता है, और दीज इंटरेक्ट विद, अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्ट मतलब जुड़ती हैं। किससे जुड़ती हैं? मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स के साथ। अब टारगेट क्या चीज़ है? टारगेट बेसिकली बेटा बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, या ऐसे अलग अलग जगह जो हैं जहाँ पे जाके दवाई जुड़ती है, बॉन्ड बनाती है, उसको टारगेट कह रहे हैं यहाँ पे। और ये आगे भी आएगा टॉपिक। एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। नेचुरली जब कोई दवाई या कोई ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो उसका होगा, तो उसी रेस्पॉन्स के बारे में ये बात कर रहा है। और आगे ये क्या कह रहा है, देखो, व्हेन द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल। थेराप्यूटिक का मतलब किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ हो जाए। तो अगर किसी ड्रग का जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो अगर फ़ायदेमंद हो तो कहता है इन केमिकल्स को हम क्या कह देंगे? मेडिसिन्स कह देंगे। और फिर लास्ट वही बात है जो मैंने भी बताई कि इनको हायर डोजेज़ में रेकमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हायर डोजेज़ में ये किसका काम कर सकती हैं? पॉइजन का काम भी कर सकती हैं। और फाइनली ये चीज़ आ गई कि केमिकल्स का जो यूज़ है, अगर ट्रीटमेंट में यूज़ हों किसी डिजीज़ के तो उसको हम केमियोथेरेपी कह देते हैं। तो ये तो थी ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है इसमें सबसे फर्स्ट आता है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि उस दवाई का काम क्या है। अब अगर इसका नॉलेज हो, कहता है इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, यानी अगर इस चीज़ का डॉक्टर्स को नॉलेज हो तो इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर डॉक्टर्स को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है उसका, तो डॉक्टर्स को नॉलेज रहेगा कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, अनाल्जेसिक्स, ये दवाइयों की कैटेगरी है बेटा, है कि ये आगे हम स्टडी करेंगे डिटेल में। अनाल्जेसिक्स है पेन किलिंग इफेक्ट। जैसे ये जैसे किसी को बॉडी पेन है तो उसको अनाल्जेसिक देनी है। एंटीसेप्टिक किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यानी अगर किसी को चोट लग गई तो उसको पैरासीटामोल दे के फ़ायदा नहीं है, तो किसी को चोट लगी है तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक देनी है, और किसी को अगर पेन हो रही है तो वहाँ पे अनाल्जेसिक्स देनी है। ये चीज़ आएगी इसमें। और नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग मतलब उस दवाई का बॉडी के अंदर जाके उसका रिस्पॉन्स कैसा हुआ, उसको लेकर ये कह रहा है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। बॉडी के अंदर, जैसे एक पहले भी मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर कई तरह की प्रोसेसेस चलती रहती हैं, उनको कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो किसी भी ड्रग का एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस पे जो एक्शन है तो उसको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ना कई तरह के केमिकल्स मूव करते रहते हैं इधर उधर, जो अलग अलग काम करते हैं, मैसेज देते हैं इस तरह से। तो इन्हीं में से एक केमिकल होता है हिस्टामीन। तो हिस्टामीन जो है इट कॉजेस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ये देखिए, हिस्टामीन विच कॉजेस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, यानी बॉडी में एलर्जी या जलन कह दो, तो हिस्टामीन केमिकल की वजह से होती है। तो ऑल एंटी हिस्टामीन, अब एंटी हिस्टामीन क्या होंगी? एंटी हिस्टामीन वो ड्रग्स होंगी या वो दवाइयाँ होंगी जो हिस्टामीन के अगेंस्ट काम करें, यानी इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामीन। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। ये जो वर्ड है ना इनहिबिट, इसका मतलब क्या होता है? रोकना। तो वही ये कह रहा है कि एंटी हिस्टामीन जो हैं ये रोक देंगी किसको? हिस्टामीन को काम करने से रोकेंगी, जो बॉडी में क्या करती है? एलर्जी करती है या इन्फ्लेमेशन करती है। ये
नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अब केमिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये बात की गई है कि जो ड्रग्स, जिन ड्रग्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उन ड्रग्स का जो एक्शन होता है वो भी एक जैसा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ड्रग्स जिनकी शेप स्ट्रक्चर आपस में मैच करेंगे तो वो उन ड्रग्स का जो एक्शन होगा, उन ड्रग्स का जो मतलब आप कह लो कि जिस प्रॉब्लम के लिए उन ड्रग्स को यूज़ किया जाएगा तो वो प्रॉब्लम भी सेम तरह की होंगी। जैसे ये देखिए क्या लिखा है, ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, जिनके कॉमन स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं, एंड हैव ऑफन सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब उनका जो बॉडी के अंदर जाकर जो भी रेस्पॉन्स होगा वो भी सेम होता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट्स। ये टारगेट वर्ड वही आ गया जो पीछे भी बताया था कि ये यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, ये बताया था यहाँ पे कि ये ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ दीज इंटरेक्ट विद टारगेट्स। तो ये टारगेट्स वही हैं कि जो बॉडी के अंदर जाएंगे, और यानी जब ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी तो वो जिस बॉडी पार्ट से जाकर जुड़ेगी उसको हम टारगेट कह देते हैं। तो वही चीज़ अब यहाँ पर डिस्कस की गई है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। क्या कहते हैं, देखो, ड्रग्स यूजली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। यानी कोई भी ड्रग जो होती है, कोई भी दवाई जो होती है, वो इंटरेक्ट का मतलब होता है जुड़ना। तो वो जुड़ती है किन से? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल चैप्टर अभी पढ़ा पीछे आपने, यानी किन किन से? कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से। लिपिड जो होता है ये सेल वॉल का पास होता है एक पोर्शन। सेल वॉल जो होती है, सेल कौन सा? बायो में जो आप प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पे एक पोर्शन होता है तो उसको कहते हैं लिपिड्स। तो ये उसके बेसिस पर आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या बताया, ये देखिए, इन्हीं ये जो नेक्स्ट है वो इन्हीं ड्रग टारगेट्स की ही बात की जा रही है। ये जो ड्रग टारगेट्स बताए ना इसने कि ड्रग्स किससे इंटरेक्ट करती हैं? टारगेट्स के साथ। टारगेट्स कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। इनको कहना है टारगेट मॉलिक्यूल्स या ड्रग टारगेट्स भी कह देते हैं। अच्छा, आगे देखिए, फॉर एग्जांपल, उन्हीं टारगेट्स जो ऊपर कहा उनके एग्जांपल्स समझा रहा है अभी। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स टारगेट्स हैं कहता है। अच्छा, प्रोटीन्स कौन? दो तीन टाइप के होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। वो प्रोटीन्स जो कैटलिस्ट का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? एंजाइम्स। ये आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था। अच्छा, दोज विच आर क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। और वो जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मैसेज ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जो वो प्रोटीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल हैं कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी, उनको क्या कहना है? रिसेप्टर्स या रिसेप्टर प्रोटीन्स भी कह सकते हो। अच्छा, फिर थर्ड आगे कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर, देखो एक वर्ड सुना होगा आपने, ट्रक जो होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो गुड्स मतलब सामान, कैरियर मतलब ढोने वाला, जो सामान को इधर उधर पहुंचाएगा। तो ये कैरियर वही उसी सेंस में है बेटा। तो कैरियर प्रोटीन्स, कैरी मतलब सामान ढोना, वही चीज़ आ गई ना। तो कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अक्रॉस पोलर मॉलिक्यूल्स को वो कैरी करेंगे, चाहे बाहर से अंदर लेके जाएं या अंदर से बाहर, इस तरह से। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, डीएनए आरएनए, उनकी बात हो रही है। तो न्यूक्लिक एसिड्स हैव कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, डीएनए आरएनए, इनका काम क्या होता है? बेसिकली हेरिडिटी मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अच्छा, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने लिपिड्स ऊपर भी बताया था, स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कहाँ पे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे ड्रग टारगेट्स हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ड्रग टारगेट्स तो समझ आ गया होगा, जिससे जाके दवाई जुड़ेगी या ड्रग जुड़ेगी और कुछ रेस्पॉन्स होगी। और टारगेट कौन कौन से सकते हैं? प्रोटीन हो सकते हैं। प्रोटीन्स में तीन चीज़ें बता दी इसने। एक वो जो कैटलिस्ट का काम करते हैं यानी एंजाइम्स, एक वो जो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको कह दिया रिसेप्टर्स। और एक आगे जो पोलर मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, उनको कह दिया कैरियर प्रोटीन्स। और फिर उसके बाद इसने कहा न्यूक्लिक एसिड्स भी टारगेट का काम करते हैं। फिर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी काम करते हैं टारगेट का। अच्छा, नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं हम कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं।
तो देखिए होता क्या है बेसिकली, एंजाइम जो है, एंजाइम क्या करता है, केमिकल को अपने पास पकड़ लेता है। और जब वो एंजाइम केमिकल को अपने पास पकड़ता है तो उसमें एंजाइम में क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ एक्टिव साइट्स बोल देते हैं, जिस मतलब जिस पोर्शन से एंजाइम केमिकल को पकड़ता है उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट में क्या लगे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखो, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, अब ये समझा रहा है कि एंजाइम्स कैटलिस्ट का काम करते कैसे हैं। तो कहता है एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट वो जगह है जो जहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगा होता है और जिस पोर्शन पे वो जो भी केमिकल होता है उसको पकड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपने की और लॉक देखा है, तो लॉक को आप एंजाइम अगर समझो तो लॉक का वो पोर्शन जहाँ पे वो की एंटर करती है, यानी लॉक का वो जो कैविटी है, कैविटी मतलब छेद टाइप जो होता है, तो लॉक की वो जो कैविटी है वो बेसिकली आप पूरे लॉक को एंजाइम कह दो। तो लॉक की वो जो कैविटी है, ताले की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो वो जो ताले की कैविटी है जिसमें की एंटर करती है उसको आप एक्टिव साइट बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर की जुड़ेगी तभी वो लॉक ओपन होगा या बंद होगा। तो वही चीज़ ये है यहाँ पे कि एंजाइम क्या करता है, एक्टिव साइट पे केमिकल को या सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट को पकड़ता है। अब एक्टिव साइट में क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप, जिसकी वजह से वो जब कोई सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट उस एक्टिव साइट पे जुड़ेगा तो रिएक्शन हो जाती है। तो चलो देखो एक बार रिपीट कर देते हैं। हाँ, तो कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स में कह रहा है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। एक्टिव साइट अब समझ आ गया होगा बेटा। होल्ड द सबस्ट्रेट, किसको पकड़ लेंगी, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से घबराना नहीं है, ये मैंने पीछे पीछे भी आपको एंजाइम टॉपिक जो लास्ट यूनिट में था वहाँ पे भी बताया था कि जब भी जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको अगर हम एंजाइम का टॉपिक पढ़ रहे हों तो रिएक्टेंट्स को सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो कहता है एक्टिव साइट जो होगी एंजाइम्स की वो होल्ड कर लेगी, पकड़ लेगी किसको, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को इन अ सुटेबल पोजीशन। अब ये सुटेबल पोजीशन की बात भी समझो। जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि बेटा आप लॉक को एंजाइम मानो और उस लॉक में जहाँ पे की एंटर करते हो कैविटी में उसको आप एक्टिव साइट मानो। तो ये कह रहा है कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट को एक प्रॉपर पोजीशन में पकड़ेगा अपनी एक्टिव साइट पे। अब वो प्रॉपर पोजीशन का मतलब यही हुआ कि अगर आप की को भी लॉक में एंटर करवाना चाहते हो उस कैविटी के अंदर, तो आपको की को भी एक पर्टिकुलर तरीके से ही लॉक में एंटर करना पड़ेगा ना। आप उस की को कहीं पे भी किसी दूसरी जगह पे ऊपर साइड में कहीं पे भी की लगाते रहो तो थोड़े ना लॉक और की के बीच में बॉन्ड बन जाएगी, बॉन्ड मतलब वो फिट हो जाएंगे एक दूसरे में। लेकिन उस कैविटी में एंटर करोगे तभी तो कुछ वो लॉक बंद होगा या ओपन होगा। कहने का मतलब कोई प्रोसेस तभी होगी जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रॉपर तरीके से जुड़े, प्रॉपर पोजीशन से जुड़े, ये चीज़ वो कह रहा है। सो डैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट अफेक्टिवली, ताकि उस पर जो दूसरा सब्सटेंस है, मतलब रिएक्शन जो होती है वो दो सब्सटेंस के बीच में होती है, तो एक सब्सटेंस तो कहाँ पे जुड़ गया, एंजाइम की एक्टिव साइट पे, और इस तरह से अच्छे से जुड़े कहता, ताकि जो दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस को रिएजेंट नाम दिया, वो उस पर अटैक कर सके अच्छे से, यानी दोनों की रिएक्शन अफेक्टिव हो सके। अच्छा, अफेक्टिव रिएक्शन वर्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ये वर्ड अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो पढ़ा था उस पर जा सकते हो, आपकी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बन सके। अच्छा नेक्स्ट फिर कहता है, ये देखो आगे क्या कह रहा है, सबस्ट्रेट्स बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम। सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ता है, एक्टिव साइट की, सॉरी एंजाइम की एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ताले के एग्जांपल से समझना बेटा। जैसे ताला होता है, ताले में वो जो की वाला जो छेद होता है उसको आप एक्टिव साइट समझ लो और की को समझ लो सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ता है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस। तो बॉन्ड तो बनती है दोनों के बीच में। कहते हैं कौन कौन सी बॉन्ड्स होती हैं, वो हो सकती हैं आयनिक बॉन्ड हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकती हैं, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस हो सकती है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकती हैं। और ये देखो ये डायग्राम से समझाया भी है बेटा, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। अब इस और ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ बनी हुई है, ये एक्टिव साइट है। मैं फिर बताता हूँ, देखो ये तो आ गया एंजाइम, ये आ गया सबस्ट्रेट। अब एंजाइम की ये जो शेप है, ये इस तरह से, ये जो शेप है, ये चीज़ जो बनी हुई है ये कैविटी है। कैविटी मतलब एक्टिव साइट है, ये लिखा भी हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है एक्टिव साइट।
तो एक्टिव साइट की शेप जो है वो एक प्रॉपर शेप है, और सबस्ट्रेट को देखो, सबस्ट्रेट की शेप भी उसी तरह से प्रॉपर शेप है कि, और इस तरह की शेप है कि वो उस पर फिट हो पाए। ऐसे ही सिचुएशन को कहते हैं कंप्लीमेंट्री। ये कंप्लीमेंट्री वर्ड मैंने और भी कई जगह पे आपको पहले भी कई बार बताया है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल होता है पेन और कैप का, मैंने कई बार दिया है कि जैसे एक सेम कंपनी का पेन ले लो और उसकी कैप ले लो, तो क्या पेन और कैप दोनों एक जैसे हैं दिखने में? एक जैसे नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है दोनों दिखने में, पर एक दूसरे से मिलेंगे तो पूरा कर देंगे एक दूसरे को, यानी कंप्लीमेंट्री। तो वही ये चीज़ है कि ये जो कैविटी की शेप है और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट की शेप जो है, ये कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए ताकि दो ये पूरा का पूरा इसमें फिट हो सके। तो ये चीज़ है। तो शुरू में यहाँ पे यही बताया कि एंजाइम होते हैं। एंजाइम की क्या होती है बेटा, क्या क्या चीज़ें, देखो डायग्राम से वही चीज़ समझा रहा है। ये एंजाइम है कहता, एंजाइम में एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट अच्छे से जुड़ेगा कहता, इस तरह से। ये देखो ये दिखा रहा है, ये इस तरह से पूरा अच्छे से फिट हो जाएगा, पैक हो जाएगा इसमें। तो ये इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ता है। और फिर नेक्स्ट क्या काम होता है, देखो द सेकंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स। ये वही चीज़ जो मैं पीछे बता चुका हूँ वैसे, कि एक्टिव साइट में क्या लगे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप अटैक करेंगे किस पे, सबस्ट्रेट पे यानी रिएक्टेंट पे, एंड कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, और उस तरह से क्या हो जाएगी, एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये था एंजाइम और सबस्ट्रेट का जुड़ना। अच्छा, नेक्स्ट आ गया ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अब ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन की बात कहाँ से आई, तो यहाँ पे ये मेन बात ये कहना चाह रहा है कि अगर सबस्ट्रेट के बजाय ड्रग ले ली जाए यानी दवाई ले ली जाए, तो फिर कैसे वो ज्वाइन होंगे आपस में। तो उसको लेकर ये टॉपिक आ गया, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो देखिए इसमें इसमें क्या कह रहे हैं, ड्रग इनहिबिट। ये वर्ड पहले तो जो जो अंडरलाइन है ना उसको मैं बोल देता हूँ। देखो ड्रग इनहिबिट, इनहिबिट का क्या मतलब होता है, रोकना, एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम्स। अब ये पूरा इकट्ठा करके बोल देते हैं। तो क्या कहा, ड्रग्स इनहिबिट एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम्स, यानी ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ यानी उसको काम करने से रोकती हैं। अच्छा, सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ऐसी ड्रग्स को हमने क्या नाम दे देना है, जो एंजाइम को काम करने से रोकें, उनको कह देना है एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, रोकना। तो वो ड्रग्स जो एंजाइम को काम करने से रोकें उन्हें हमने कहना है एंजाइम इनहिबिटर्स।